तारीख थी 17 नवंबर 1962। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। प्लाटून 7 की ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर सोल्जर 1 और सोल्जर 2 एक ऊंचे पॉइंट पर तैनात थे। चारों तरफ वही पुराना सन्नाटा था। लेकिन तभी सोल्जर 1 को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लद्दाख तिब्बत सीमा की उस सफेद वीरान रेगिस्तान में कुछ हलचल दिखाई दी। उसने अपनी दूरबीन से जूम किया और गौर से देखा, और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। सामने का मंजर खौफनाक था। दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आ रहा था। उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 32 ट्रक दिखाई दिए जो सैनिकों से खचाखच भरे हुए थे। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, उनके साथ 11 भारी तोपें, आरसीएल गन्स और करीब 22 ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी थी। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह पूरा तूफान था जो 120 जवानों को निगलने आ रहा था। खतरा बहुत बड़ा था। उसने बिना एक पल गंवाए रेडियो पर तुरंत अपने हेडक्वार्टर्स को यह खौफनाक जानकारी दी। दुश्मन अपनी पोजीशंस ले रहा था और हमले में अब मुश्किल से 12 घंटे ही बचे थे। इतने कम समय में रिजांगला की इतनी ऊंचाई पर ना तो हथियार भेजे जा सकते थे और ना ही कोई मदद। वक्त हाथ से निकल चुका था। हालात की गंभीरता को देखते हुए ब्रिगेड कमांडर टीएन रैना ने मेजर शैतान सिंह को एक साफ निर्देश भेजा कि अगर दुश्मन का हमला बहुत तेज हो और हालात काबू से बाहर हो जाएं, तो आप अपने साथियों के साथ पीछे हट सकते हो। यह उनकी जान बचाने का आखिरी मौका था। सबको लगा वो वापस लौट आएंगे, क्योंकि उस तूफान के सामने 120 जवानों का रुकना बहादुरी नहीं, खुदकुशी थी। वहां रुकने का अंजाम साफ था, सिर्फ और सिर्फ मौत। लेकिन उस रात उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1962। भारत और चीन के बीच जंग छिड़ चुकी थी और कड़वा सच ये था कि इंडिया वाज लूजिंग। न हमारे पास ढंग के हथियार थे, न गर्म कपड़े, और ना ही हम उस हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए तैयार थे। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का मेन टारगेट था चुशुल एयरफील्ड। वहां एक कच्ची हवाई पट्टी थी जो उस वक्त भारत की लाइफलाइन थी, क्योंकि सड़क का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। इसीलिए बर्फीले पहाड़ों में फौज को मदद, हथियार और राशन पहुंचाने का वही एकमात्र तरीका था। खतरा साफ था। अगर चुशुल चीन के हाथ लग जाता तो पूरा लद्दाख प्रैक्टिकली भारत से कट ऑफ हो जाता और चीन आराम से उस पर कब्जा कर लेता। लेकिन चुशुल तक पहुंचना आसान नहीं था। वो घाटी पहाड़ों से घिरी हुई थी और अंदर जाने के सिर्फ 3 रास्ते थे। पहला स्पेंगोर गैप। यह एक खुला मैदानी इलाका था जहां चीन ने अपने टैंक्स पहले ही जमा कर लिए थे। दूसरा गुरंग हिल जो ऊंचाई पर थी और चुशुल घाटी पर नजर रखने के लिए बेहद अहम थी। और तीसरा रिजांगला, 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बेहद ठंडा और कठिन पहाड़ी रास्ता। यहीं पर इंडियन आर्मी से एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन हुई। जनरल्स को पूरा भरोसा था कि चीन स्पेंगोर गैप से ही हमला करेगा, क्योंकि टैंक ले जाने का वही एकमात्र रास्ता था। इसी वजह से भारत ने अपनी सारी ताकत और टैंक्स उसी एरिया में तैनात कर दिए थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी पोस्ट थी जो पूरी तरह अलग थलग और अकेली पड़ गई थी। रिजांगला 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था। वहां तक कोई सड़क नहीं जाती थी। हालात ऐसे थे कि सारा सामान खच्चरों की पीठ पर लाद कर या तो सैनिकों को खुद अपनी पीठ पर उठाकर उसे ऊपर ले जाना पड़ता था। चूंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा हमला होगा और रास्ता इतना कठिन था, इसी वजह से वहां भारी हथियार जमा नहीं किए गए थे। इस पोस्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी पर थी, जिसे लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। इस कंपनी के ज्यादातर जवान अहीर कम्युनिटी से थे। लेकिन कड़वी सच्चाई ये थी कि ये जंग किसी भी मायने में बराबरी की नहीं थी। एक तरफ चीनी सैनिक थे जो ऑटोमेटिक मशीन गन्स और सेल्फ लोडिंग राइफल से लैस थे, और दूसरी तरफ हमारे जवान जिनके हाथ में वही पुरानी .303 एनफील्ड राइफल, यानी एक गोली चलाने के बाद हाथ से बोल्ट खींचकर दूसरी लोड करनी पड़ती थी, जिसमें बहुत टाइम जाता था। यानी जब तक हमारा जवान एक गोली चलाता, दुश्मन वहां से 20-20 गोलियां बरसा चुका होता था। और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि अगर वो मुसीबत में फंसते भी तो उन्हें बचाने के लिए पीछे से भारतीय तोपखाने से आर्टिलरी सपोर्ट भी नहीं था, क्योंकि रिजांगला के ठीक पीछे एक ऊंची पहाड़ी दीवार थी जिसने तोपों का रास्ता रोक रखा था। यानी अगर तोपें चलती भी तो दुश्मन पर गिरने के बजाय उसी पहाड़ी से टकरा जाती। कुल मिलाकर वो 120 जवान उस बर्फीले रेगिस्तान में बिना किसी मदद के मौत के सामने अकेले डटे हुए थे। और इसी खौफ और बेबसी के बीच वक्त का पहिया घूमा। 20 अक्टूबर 1962 को इस युद्ध का दूसरा फेज शुरू हुआ। पहले फेज के हमलों के बाद वहां कुछ हफ्तों की शांति छा गई थी, लेकिन ये तूफान से पहले का सन्नाटा था। चीन ने इस युद्ध विराम का पूरा फायदा उठाया। जब भारतीय जवान मदद के इंतजार में बैठे थे, तब चीन अपनी सेना को फिर से संगठित कर रहा था, अपने हथियार जमा कर रहा था। अब उनका फोकस पूरी तरह से लद्दाख पर था और 18 नवंबर को उन्होंने फाइनल अटैक प्लान किया।
इधर मेजर शैतान सिंह जानते थे कि एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए उनके पास सिर्फ 120 सीने थे। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि रिजांगला का एरिया बहुत बड़ा था और सैनिक बहुत कम थे। अगर वो एक जगह इकट्ठा होते तो दुश्मन उन्हें घेर लेता। इसीलिए मेजर ने एक कड़ा फैसला किया अपनी ताकत को फैलाने का। उन्होंने पोस्ट की रक्षा के लिए अपनी कंपनी को 3 अलग अलग प्लाटून में बांट दिया। हर प्लाटून में मुश्किल से 30 से 35 जवान थे। सबसे आगे उत्तरी हिस्से की जिम्मेदारी जेसीयू सूर्याराम की प्लाटून 7 को दी गई। ठीक उसके पास सेंट्रल एरिया में जहां दुश्मन के आने का मुख्य रास्ता था, वहां जेसीयू हरिराम की प्लाटून 8 तैनात की गई। साथ ही दक्षिणी हिस्से में मोर्चा संभाला प्लाटून 9 ने, जिसे लीड कर रहे थे जेसीयू रामचंद्र। और इन तीनों प्लाटूनों के पीछे कंपनी हेडक्वार्टर पर खुद मेजर शैतान सिंह अपनी पोजीशन पर डटे हुए थे ताकि वो अपनी टुकड़ी को कमांड दे सकें। ये तीनों पोजीशन करीब 2 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। दूरी इतनी ज्यादा थी और बीच में इतनी चट्टानें थी कि एक प्लाटून दूसरे प्लाटून को देख भी नहीं सकते थे। कवर फायर देना तो दूर की बात है, यानी हर प्लाटून को अपनी लड़ाई खुद लड़नी थी। हर जवान ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर मुसीबत आई तो कोई बचाने नहीं आएगा। इसी खौफनाक सन्नाटे में दिन गुजरते गए और फिर वो तारीख आई जब ये सन्नाटा टूटने वाला था। तारीख थी 17 नवंबर 1962। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। प्लाटून 7 की ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर सोल्जर 1 और सोल्जर 2 एक ऊंचे पॉइंट पर तैनात थे। चारों तरफ वही पुराना सन्नाटा था। लेकिन तभी सोल्जर 1 को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने अपनी दूरबीन से जूम किया और गौर से देखा और अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। उसे एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि पूरे 32 ट्रक दिखाई दिए जो सैनिकों से खचाखच भरे हुए थे। खतरा बहुत बड़ा था। उसने बिना एक पल गंवाए रेडियो पर तुरंत अपने हेडक्वार्टर्स को ये खौफनाक जानकारी दी। हालात की गंभीरता को देखते हुए ब्रिगेड कमांडर टीएन रैना ने मेजर शैतान सिंह को एक साफ निर्देश भेजा कि अगर दुश्मन का हमला बहुत तेज हो और हालात काबू से बाहर हो जाए तो आप अपने साथियों के साथ पीछे हट सकते हो। लेकिन मेजर शैतान सिंह और उनके अहीरों की रगों में कुछ और ही खून दौड़ रहा था। रेडियो पर उनका जवाब साफ था, हम अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, हम आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। इसके कुछ ही घंटों के बाद 18 नवंबर आता है। सुबह के करीब 3:30 बज रहे थे। चारों तरफ सिर्फ धूप अंधेरा था और 16,000 फीट की ऊंचाई पर चलने वाली जानलेवा बर्फीली हवाओं का शोर था। इसी बीच लॉन्स नायक ब्रिजलाल के कानों ने कुछ अजीब सुना। उन्होंने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया और दौड़कर अपनी प्लाटून को खबर दी। तभी नायक हुकुमचंद ने आसमान में एक रेड फ्लेयर दागा। उस रोशनी ने पूरे इलाके को एक भयानक उजाले से नहला दिया और उस रोशनी में जो दिखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खाइयों के रास्ते सैकड़ों चीनी सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते हुए ऊपर आ रहे थे। वे भारतीय बंकरों से मुश्किल से 100 से 150 गज दूर थे। चीन का प्लान था कि भारतीय सैनिक सो रहे होंगे या ठंड में ठिठुर रहे होंगे। इसी दौरान वे भारतीय बंकरों के बिल्कुल पास पहुंचकर सोते हुए सैनिकों पर ग्रेनेड फेंक देंगे। लेकिन भारतीय जवानों ने उन्हें वो सरप्राइज दिया जिसकी उम्मीद पीएलए ने सपने में भी नहीं की थी। लगभग 10 मिनट तक भीषण फायरिंग हुई। जो चीनी सैनिक सरप्राइज देने आए थे वो खुद हैरान हो गए। कई मारे गए और कई जान बचाकर भाग खड़े हुए। इसके बाद नायक सूबेदार सूर्याराम ने तुरंत रेडियो पर रिपोर्ट दी कि हमने दुश्मन का हमला रोक दिया है। लेकिन मेजर शैतान सिंह जानते थे कि ये शांति तूफान से पहले की है। उन्होंने कहा रिलैक्स मत हो जाना, वो फिर आएंगे। तभी कुदरत ने भी अपना इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। तेज हवाओं और गिरती बर्फ ने माहौल को और जानलेवा बना दिया। विजिबिलिटी घटकर लगभग 1 किलोमीटर रह गई। चीन के लिए यह मौसम वरदान बन गया। धुंध की वजह से भारतीय जवान दूर तक नहीं देख पा रहे थे। चीनी कमांडर ने इसी मौसम का फायदा उठाने का फैसला किया। पहली हार से वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट छोड़ दिया और सीधा फ्रंटल अटैक करने का फैसला किया। इधर मेजर शैतान सिंह ने स्थिति को भांप लिया। अपने लिमिटेड एम्यूनिशन को देखते हुए उन्होंने सख्त आदेश दिया कि फायर मत करना, जब तक दुश्मन रेंज में ना आ जाए तब तक एक भी गोली बर्बाद मत करना। ये सब्र का इम्तिहान था। चीनी सैनिक ऊपर चढ़ते जा रहे थे। 300 गज, 200 गज। भारतीय जवानों की सांसें अटकी थी मगर अनुशासन नहीं टूटा और जैसे ही चीनी 100 गज की रेंज में आए, भारतीय बंकरों से गोलियों का तूफान फूट पड़ा। चीनी सैनिक की भीड़ जो भारतीयों को कुचलने आई थी वो खुद कुचली गई। कई मारे गए और कई जान बचाकर उल्टे पैर भाग खड़े हुए। लेकिन भारतीय जवान थोड़ा रिलैक्स हुए ही थे कि तभी चीन की तरफ से सीधा भारतीय पोस्ट के 3 इंच मोटार पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ और एक ही झटके में मोटार तहस नहस हो गया और उसे ऑपरेट कर रहे तीनों जवान मौके पर शहीद हो गए। मेजर शैतान सिंह को जल्दी ही स्थिति का अंदाजा हो गया कि दुश्मन भारी मात्रा में एडवांस वेपन के साथ आया है। उन्होंने तुरंत सीईओ को सूचना देने के लिए टेलीफोन उठाया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था।
उन्होंने तुरंत रेडियो ऑपरेटर सिपाही मोहन सिंह को बटालियन मुख्यालय से संपर्क करने का आदेश दिया, लेकिन रेडियो से कोई भी जवाब नहीं मिला। अब तस्वीर साफ थी, चुशुल सेक्टर में भारतीय पोजीशन पहले से ही कमजोर थी। न कोई तोपखाना, न मदद की उम्मीद, और रिजांगला पूरी तरह से अलग थलग पोस्ट थी। यहाँ पर एक और बड़ी बात थी, ब्रिगेड कमांडर TN रैना ने मेजर शैतान सिंह को साफ साफ ये निर्देश दिए थे कि अगर दुश्मन का हमला तेज हो और हालात काबू से बाहर हो जाए तो आप पीछे हट सकते हो। यानी मेजर के पास रिट्रीट करने का पूरा ऑप्शन था। अगर वो चाहते तो ब्रिगेड के आदेश का पालन करते हुए अपने जवानों की जान बचाकर पोस्ट छोड़कर भाग सकते थे और कोई उन पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उन बर्फीली पहाड़ियों पर पैर जमा लिए और आखिरी सांस तक लड़ने का फैसला किया। कुछ ही देर की खामोशी के बाद सुबह के 4:55 पर चीन की तरफ से एक और बड़ी हलचल शुरू हो गई। प्लाटून 7 से JCO सुरजाराम ने फिर से मेजर शैतान सिंह को संदेश भेजा और कहा कि दुश्मन 400 की संख्या में हमारी ओर आ रहा है। कुछ ही देर में प्लाटून 8 से भी सूचना आई कि चोटी की तरफ से करीब उतने ही सैनिक उनकी तरफ भी आ रहे हैं। चाइना की ओर से यह दिन का तीसरा और फुल फ्रंटल अटैक था। भारतीय सैनिकों ने अपनी अपनी पोजीशन से मोर्चा संभाल लिया। मेजर शैतान सिंह ने इस बार अपने जवानों को केवल राइफल से ही नहीं बल्कि लाइट मशीन गन, मोटार्स और ग्रेनेड से भी फायर करने का ऑर्डर दिया। लेकिन उन्होंने लगातार घटते एमुनिशन को देखते हुए जवानों को सख्त ऑर्डर दिए कि एक भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। फायर तभी किया जाए जब दुश्मन उनकी रेंज में हो। भारतीय जवानों ने इस बार भी इतनी बहादुरी और सटीकता से दुश्मन का सामना किया कि कई चीनी सैनिक मारे गए और कईयों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस पल सबको लगा कि शायद खतरा अब टल गया है, लेकिन ये खामोशी एक बड़े तूफान से पहले की थी। रात के अंधेरे में और ऊंचाई पर होने का फायदा जो उन्हें मिल रहा था वो अब खत्म होने वाला था। जैसे ही घड़ी में सुबह के 6:25 हुए, चारों ओर हल्का हल्का उजाला होने लगा। कुदरत की ये रोशनी उनके लिए मौत बनकर आई। इस रोशनी की वजह से भारतीय पोस्ट और उनके हथियारों की पोजीशन दुश्मन को दूर से ही साफ दिखने लगी। चीन ने इसका फायदा उठाया और मोटार के साथ साथ RCL गन से भी फायरिंग शुरू कर दी, जिससे भारत की बची खुची पोस्ट भी अब तबाह होने लगी। प्लाटून 7 और 8 जो बिल्कुल फ्रंट पर थी, उनके कई जवान लड़ते हुए शहीद हो गए थे और जो बचे थे वो गंभीर रूप से घायल थे। लेकिन खून से लथपथ होने के बावजूद उनकी उंगलियां ट्रिगर से हटी नहीं। ऐसे मुश्किल हालातों में जब उम्मीद खत्म हो रही थी, तब मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों को एक ऐतिहासिक ऑर्डर दिया, लास्ट मैन लास्ट राउंड। इस आदेश का मतलब साफ था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा और इसकी सबसे पहली मार JCO सुरजाराम की प्लाटून 7 पर पड़ी। वे 3 तरफ से घिर चुके थे। मेजर ने जवानों को सख्त आदेश दिया था कि एक भी गोली बर्बाद नहीं होनी चाहिए, लेकिन कब तक? दुश्मन की तादाद हजारों में थी और गोलियां गिनी चुनी। लगातार फायरिंग के बाद आखिरकार वो पल आ गया जिसका डर था। एम्यूनेशन खत्म होने लगा। ऐसे में कुछ जवानों ने दुश्मन से हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू कर दी। भारतीय सैनिक चीनियों को अपने करीब आने देते और जैसे ही वे पास आते, वे अपनी राइफलों के बोनेट से चीनियों पर टूट पड़ते। इधर मेजर शैतान सिंह मोर्चे पर डटे हुए थे। वे बिना किसी कवर के एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून तक दौड़ लगा रहे थे और अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी एक चीनी मशीन गन बर्स्ट ने उनकी बाह को तोड़ दिया। वो लड़खड़ाए लेकिन गिरे नहीं। तभी दूसरी गोली उनके पेट में लगी और वो बुरी तरह घायल होकर गिर गए। खून बहुत बह चुका था। उनके पेट में भयंकर दर्द हो रहा था जो बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने कराहते हुए अपने साथी रामचंद्र से कहा, रामचंद्र, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी बेल्ट खोल दो। लेकिन रामचंद्र ने जैसे ही उनकी वर्दी के अंदर हाथ डाला, उसे महसूस हुआ कि मेजर शैतान सिंह की आंतें बाहर आ चुकी हैं। रामचंद्र समझ गए कि अगर बेल्ट खोली तो उन्हें बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने बेल्ट नहीं खोली। इसके बाद रामचंद्र और कुछ साथियों ने मेजर को अपनी पीठ पर लादा और वो गोलियों की बौछार के बीच उन्हें वहां से करीब 800 मीटर दूर ले गए और एक पत्थर की आड़ में लिटा दिया। खून लगातार बह रहा था। मेजर बार बार बेहोश हो रहे थे। सांस टूटने के ठीक पहले उन्होंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और रामचंद्र का हाथ पकड़कर कहा कि मेरा कहना मान लो, फौरन अपनी पोस्ट पर लौट जाओ। उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, बल्कि उन्होंने कहा कि अपने साथियों को दुश्मन का बंदी होने से बचाओ और हो सके तो हेडक्वार्टर्स जाकर सबको बताना कि हमारी कंपनी ने किस बहादुरी के साथ ही लड़ाई लड़ी। बस इतना कहकर सुबह के करीब 8:15 पर कुमाऊं का ये शेर अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हुए शहीद हो गया। दुश्मन की ओर से लगातार अभी भी मोटार फायरिंग जारी थी। रामचंद्र भारी मन के साथ मोर्चे पर वापस लौटे, लेकिन चीनी सेना की तादाद और हथियारों की सप्लाई के आगे बचे खुचे जवान ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। अब तक 114 सैनिक अपनी जान दे चुके थे और अब मैदान में सिर्फ 6 जवान ही जिंदा बचे थे और वो भी अधमरी हालत में। जल्दी ही चीनी सैनिकों ने उन 6 जवानों को भी बंदी बना लिया और अपनी पोस्ट पर ले गए। इन्हीं में से एक थे हवलदार निहाल सिंह। चीनी कस्टडी में एक चीनी सैनिक ने निहाल सिंह को खाने के लिए एक बिस्किट दिया। निहाल सिंह ने अनजाने में ही एक बाइट ले ली
लेकिन अगले ही सेकंड उनके ज़मीर ने उन्हें झकझोर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वो दुश्मन का दिया हुआ खाना खा रहे हैं। उन्होंने तुरंत वो बिस्कुट थूक दिया। उस बिस्किट के साथ उन्होंने दुश्मन की गुलामी को भी थूक दिया था। भूख से उनका शरीर जरूर टूट रहा था, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वो घुट घुट कर मरने के बजाय आजाद होना पसंद करेंगे। अब बस उन्हें इंतजार था एक मौके का, और वो मौका आया आधी रात को, जब निहाल सिंह ने देखा कि पहरा देने वाले 2 गार्ड्स थोड़ी दूर जाकर सिगरेट पीने और बातें करने में मशगूल हो गए हैं। उसी समय सिर्फ 21 साल के एक जवान ने यह फैसला किया, या तो आजादी या मौत। उन्होंने गार्ड्स को चकमा दिया और वहां से भाग निकले, लेकिन वो अभी थोड़ी ही दूर भागे थे कि चीनियों को खबर लग गई, जिसके बाद पीछे से रेड फ्लेयर्स फायर किए गए और पूरा इलाका रोशनी से भर गया। निहाल सिंह ने तुरंत एक बोल्डर के पीछे छलांग लगा दी। वे चट्टानों के पीछे छुपे रहे सांस रोककर, जब तक अंधेरा दोबारा नहीं हो गया। खतरा टलते ही वो फिर उठे। वे घायल थे, थके हुए थे और प्यासे थे। उन्हें यह भी नहीं पता था कि इंडियन बॉर्डर किस दिशा में है और कितनी दूर है। चारों तरफ सिर्फ बर्फीला रेगिस्तान। ठंड उनकी हड्डियों में घुस रही थी और जख्मों का दर्द बढ़ता जा रहा था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो चीनी गोली से तो बच गए, लेकिन शायद ये बर्फीला तूफान उन्हें निगल जाएगा। उम्मीदें लगभग दम तोड़ चुकी थी, लेकिन तभी उस सफेद सन्नाटे में उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। निहाल सिंह ने जब गौर से देखा तो वहां पर एक कुत्ता खड़ा था। उन्हें याद आया कि अक्टूबर में जब उनकी चार्ली कंपनी वहां आई थी तो वे इस कुत्ते को खाना खिलाते थे। कुत्ता उन्हें देखकर एक खास दिशा में चलने लगा। निहाल सिंह उसके पीछे पीछे चलते रहे और कुछ ही घंटों के बाद वो सुरक्षित अपने बटालियन हेडक्वार्टर पहुंच गए। निहाल सिंह आज भी ये मानते हैं कि उस कुत्ते के रूप में कोई देवी शक्ति थी जिसने उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। लेकिन हेडक्वार्टर्स पहुंचने के बाद निहाल सिंह के साथ जो हुआ वो गोलियों से भी ज्यादा दर्दनाक था। जब उन्होंने लड़ाई की पूरी डिटेल बताई कि कैसे उनकी कंपनी आखिरी गोली तक लड़ी, कैसे उन्होंने सैकड़ों चीनी सैनिक मारे, तो हायर कमांडर ने उनकी बात का विश्वास नहीं किया। ऑफिसर ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि 120 जवान की छोटी सी कंपनी बिना किसी आर्टिलरी सपोर्ट के इतनी बड़ी चीनी फौज को कैसे रोक सकती है। उन्हें लगा कि ये पागल हो गए हैं या झूठ बोल रहे हैं। उन्हें कोर्ट मार्शल तक की धमकी मिली। सबको यही लग रहा था कि मेजर शैतान सिंह और उनके जवान अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए होंगे। बात यही नहीं रुकी, कुछ जगहों पर तो शहीदों के परिवारों को सामाजिक बहिष्कारों का सामना करना पड़ा। ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि सैनिक भगौड़े हैं, उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया या तो उन्हें एडमिशन ही नहीं दिया गया। इसके 3 महीने के बाद फरवरी के पहले हफ्ते में जब बर्फ पिघली, तब एक लद्दाखी चरवाहा रिजांगला की पहाड़ी पर पहुंचा और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने फौरन आर्मी हेडक्वार्टर्स को खबर दी। जब सर्च टीम वहां पर पहुंची तो उनकी रूह कांप गई। वहां कोई भागा नहीं था। जवान पत्थर के पीछे ऐसी पोजीशंस में जमे हुए थे कि दूर से देखने पर लगता था कि वे जिंदा है, लेकिन जब कोई पास जाता तब पता चलता कि वे शहीद हो चुके हैं। सर्च पार्टी ने वहां पर जो देखा वो अपने आप में ही दर्दनाक था। उन्होंने देखा कि कुछ शहीद अभी भी अपनी राइफल को कसकर पकड़े हुए थे। जब जवानों ने राइफल निकालने की कोशिश की तो वो उनके हाथ से छूट ही नहीं रही थी। एक जवान की मुट्ठी बंद थी। जब उसे खोला गया तो अंदर पिन निकला हुआ एक ग्रेनेड मिला। वो उसे फेंकने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी मौत हो गई। नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल सिंह के हाथ में अभी भी मॉर्फिन के इंजेक्शंस और पट्टियां थी, और थोड़ी ही दूर चलने पर एक बड़ी चट्टान के पीछे मेजर शैतान सिंह मिली। ये वही जगह थी जहां उन्होंने रामचंद्र को वापस भेजा। उनके पैर में पट्टियां भी बंधी थी। इसका मतलब था कि वो लड़ाई के शुरू में ही घायल हो गए थे, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक लड़ती रही। और सबसे हैरान करने वाली चीज तो ये थी कि चीनी सैनिकों ने भी उनकी बहादुरी के सामने सर झुकाया। उन्होंने मेजर की बॉडी के पास अपनी राइफल उल्टी गाड़ दी थी और उसके ऊपर अपना हेलमेट रख दिया था, जो एक सैनिक का सबसे बड़ा सम्मान होता है। उस दिन दुनिया को पता चला कि 13 कुमाऊं के वो 120 जवान भागे नहीं थे। उन्होंने 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। चीन के कमांडर्स इतना डर गए थे कि उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं की और चुशुल एयर स्ट्रिप बच गया। इस लड़ाई के ठीक 3 दिन के बाद 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। मेजर शैतान सिंह को उनके अद्भुत पराक्रम के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके साथ लड़ने वाले 8 जवानों को वीर चक्र और 4 जवानों को सेना मेडल मिले। 13 कुमाऊं को बेटर ऑनर रिजांगला और थिएटर ऑनर लद्दाख जैसे खिताब मिले। साल 1963 में ही वहां एक वॉर मेमोरियल बनवाया गया, जिन पर आज भी 114 वीर जवानों के नाम अंकित हैं। यह स्मारक आज भी गवाही देता है कि देश की मिट्टी को बचाने के लिए आखिरवार के इन वीरों ने किस तरह से अपना लहू बहा।